मैं हनुमंत सिंह जितावत, सह आचार्य बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज BSc ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय सांख्यिकी विधियों से परिचय के अंतर्गत मैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का दूसरा गणितीय माध्य गुणोत्तर माध्य के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। विषय की थ्योरी में जब चाहे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में चाहे समांतर माध्य हो, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, चाहे गुणोत्तर माध्य हो, किस प्रकार से सूत्र से उसको अपन ज्ञात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के सूत्र में, उसी को शब्दों में अभिव्यक्ति करते हैं तो उस माध्य की परिभाषा बनती है। जैसा कि गुणोत्तर माध्य में क्या करते हैं, आप व्यक्तिगत श्रेणी का सूत्र देख सकते हैं। क्या किया गया है उसमें, पद मूल्यों का गुणनफल किया गया है, उसके बाद में वर्गमूल निकाला गया है एनवा। तो निश्चित रूप से गुणोत्तर माध्य किसको कहते हैं या परिभाषा के रूप में शब्द जो काम में लेते हैं वह इस प्रकार से हो जाएंगे। पद मूल्यों के गुणनफल का एनवा वर्गमूल किसी भी श्रेणी का या समंग समूह का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में बताया, यह गणितीय माध्य के अंतर्गत आता है। अगर अपन इसकी गुण की बात करें, क्या विशेषता इसमें है और क्या इसके दोष होते हैं, उसी क्रम में सबसे पहले गुणोत्तर माध्य के गुण क्या है। सबसे पहला गुण हम यह बता सकते हैं कि जहाँ पर निरपेक्ष पदों के स्थान पर अनुपातों व प्रतिशतों का औसत निकालना हो तो यह माध्य सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, यह पहला प्रमुख गुण या विशेषता जो गुणोत्तर माध्य की बताई है, यह आपके थ्योरी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऑब्जेक्टिव के लिए। कहाँ पर सबसे उपयुक्त है गुणोत्तर माध्य, जहाँ पर भी अपने को जो मान संख्या के रूप में समूह में अपन ने एकत्रित किए हैं, ये मान निरपेक्ष नहीं है, जैसा मान आया उसी रूप में नहीं है, बल्कि अनुपात दिए हुए हैं, बल्कि प्रतिशत दिया हुआ है उन श्रेणी के प्रत्येक इकाइयों का। ऐसी स्थिति में यदि अपने को प्रतिनिधि मूल्य ज्ञात करना है तो सर्वश्रेष्ठ गुणोत्तर माध्य होता है। तो अनुपात व प्रतिशत के केस में सर्वश्रेष्ठ माध्य गुणोत्तर माध्य है, यह आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी विशेषता गुणोत्तर माध्य की यह है, इस माध्य का प्रयोग उस समय अधिक आवश्यक है जब बड़े मूल्यों की अपेक्षा छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देना हो। क्या अर्थ है, यदि अपन गणना में कौन सी संख्या को ज़्यादा महत्व मिलता है इसकी बात करें तो गुणोत्तर माध्य हमेशा छोटे मूल्यों को बड़े मूल्यों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देता है। यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी, कि गुणोत्तर माध्य किन मूल्यों को ज़्यादा महत्व देता है। तो अपन बताएंगे गुणोत्तर माध्य छोटे मूल्यों को ज़्यादा महत्व देता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है, देखिए, जब श्रेणी की आकृति में विषमता हो तथा कुछ मूल्य बड़े हो और कुछ मूल्य बहुत छोटे हो, इस माध्य का उपयोग महत्वपूर्ण है। मतलब अब समंग श्रेणी है जिसमें कुछ मूल्य बहुत बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। हिंदी में यदि इसी बात को अपन कहते हैं तो विषमता लिए हुए हैं। अगर विषमता लिए हुए हैं जिसमें, तो निश्चित रूप से यदि अपने को प्रतिनिधि मूल्य या माध्य ज्ञात करना है तो जो तरीका अपन काम में लेंगे उस तरीके में गुणोत्तर माध्य सर्वश्रेष्ठ होगा। चौथी विशेषता जो सभी गणितीय मूल्यों में सभी गणितीय माध्यों में यह पाई जाती है, क्या है यह, सभी मूल्यों पर आधारित है।
जैसा मैंने आपको समांतर माध्य में भी बताया कि जो सूत्र काम में लिया जाता है उसमें जो पद मूल्य जितने हैं उन सब का ज्ञात होना आवश्यक है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो उन सब मूल्यों का गणना में उपयोग किया जाता है। अगर सभी मूल्यों किसी मूल्य को छोड़ा जाता तो यह बात नहीं लागू होगी। यदि सभी मूल्यों को सूत्र में गणना में उपयोग किया जाता है तो अपन सीधा उस माध्य की विशेषता में ये लिख सकते हैं कि यह सभी मूल्यों पर आधारित है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करता हूँ कि गणितीय माध्य तीनों, चाहे समांतर माध्य हो, चाहे गुणोत्तर माध्य हो, और चाहे अगला जो अपन टॉपिक में लेंगे हरात्मक माध्य हो, तीनों की ही ये कॉमन विशेषता आप कह सकते हैं कि ये सभी मूल्यों पर आधारित होते हैं। एक और तीनों के अंदर, तीनों गणितीय माध्यों के अंदर कॉमन विशेषता पाई जाती है, वह है उच्च स्तरीय गणितीय विवेचन संभव है। गणितीय विवेचन में मैंने आपको बताया कि जो मूल्य अपन गणना करते हैं, चाहे समांतर माध्य, चाहे गुणोत्तर माध्य और चाहे हरात्मक माध्य, इन पे गणितीय प्रयोग, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देने का प्रभाव क्या पड़ता है, यदि अपन ये प्रयोग कर सकते हैं तो इन तीनों के लिए एक कॉमन विशेषता में लाइन लिखी जाएगी कि उच्च स्तरीय गणितीय विवेचन संभव है। एक, यदि प्रतिनिधि मूल्य यदि अपने को सामाजिक या आर्थिक क्षेत्रों में चाहिए तो अपन गुणोत्तर माध्य का उपयोग कर सकते हैं। सातवां, निश्चितता। गणना से अपने को एक निश्चित मूल्य प्राप्त होता है, जैसा कि समांतर माध्य में भी अपन ने यह कॉमन विशेषता बताई। निश्चितता का रूप इन दोनों में, ये तीनों में होता है, हरात्मक माध्य में भी। यह विशेषता अपन ने गुणोत्तर माध्य की बताई। गुणोत्तर माध्य के दोष, देखिए सबसे बड़ा दोष तो यह है कि अपने को गुणा करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो एक कठिन कार्य है। इसी को अपन दोष के रूप में गुणोत्तर माध्य की बता सकते हैं। क्या है कि गणना कठिन होती है। दूसरी सबसे बड़ी कमी गुणोत्तर माध्य की है कि यदि श्रेणी के मूल्यों में एक भी जीरो मूल्य आया है तो यह बिल्कुल अनुपयोगी है, क्योंकि पूरा जीरो से गुणा अगर किन्हीं संख्याओं करेंगे तो सभी जीरो में बदल जाएगी। तो अपन दूसरा दोष, इसका बड़ा दोष है कि शून्य मूल्य में अनुपयोगी है। आप हमेशा ध्यान रखें, जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसमें 3 या 4 संख्या देके आपको बताएंगे कि इसका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो आप वहाँ गणना की जटिलता में नहीं पड़ेंगे। एक भी जीरो है तो आप शून्य लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा, ऋणात्मक मूल्य होने पर अवास्तविक व काल्पनिक मान देता है। निश्चित है, गणित है, अगर ऋणात्मक मूल्य आए तो उसका क्या अर्थ निकलता है। बिल्कुल वास्तविक संसार में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होती है, और मान भी जो आएगा वह आपका काल्पनिक होगा, वास्तविकता से नज़दीक से इसका कोई वास्ता नहीं होगा। चौथी बात है कि सभी मूल्य ज्ञात होने चाहिए। यह बात केवल तुलना करके लिखी गई है माध्यिका और बहुलक से, क्योंकि उनकी गणना में सभी मूल्य नहीं भी ज्ञात हो तो अपन आसानी से गणना कर सकते हैं। तो यह बात मैंने आज आपको गुणोत्तर माध्य की है। गणना कार्य अपना क्योंकि प्रैक्टिकल में होता है, तो एक बार थ्योरी पर्पज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुणोत्तर माध्य कहाँ पर उपयोग किया जाता है। यह बात अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुणोत्तर माध्य हमेशा जहाँ पर अनुपात व प्रतिशत दिए हो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। धन्यवाद।